जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग क्वेश्चन 61 नंबर से करेंगे। यानी इसके पहले 3 पार्ट में 60 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और ये SSC MTS 2021 के प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके SSC MTS की नज़र से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अर्थात 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। यानी कहने का मतलब आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। पहला लिखा हुआ है नर्मदा, फिर लिखा है गोदावरी, फिर लिखा हुआ है कृष्णा, फिर लिखा है महानदी। सबसे बड़ी जल निकासी घाटी कौन सी है? तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर यानी गोदावरी। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वो प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है, वो है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा हुआ है इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। यानी वो कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है नर्मदा, फिर लिखा हुआ है लूनी, फिर लिखा हुआ है ताप्ती, फिर लिखा हुआ है कृष्णा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लूनी लिखा है या इसको लूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर लिखा हुआ है मृदा रहित कृषि को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? पहले लिखा है चारागाह खेती, फिर लिखा हुआ है शुष्क खेती, फिर लिखा है हाइड्रोपोनिक्स, फिर लिखा हुआ है स्थानांतरित कृषि। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यानी हाइड्रोपोनिक्स। कहने का मतलब कह रहा है मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, फिर लिखा हुआ अनुमानित दर कितनी है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी आपकी, उस जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा 5.1 से 5.9, फिर लिखा 4.1 से 4.9, फिर लिखा 2.1 से 2.9 और फिर लिखा हुआ 3.1 से 3.9। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यानी 2011 की जो आपकी जनगणना हुई थी, उसकी जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.1 से लेकर 2.9 तक है। एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन बनता है आपका 2011 की जनगणना से बनता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या की जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके कि भारत में जो जनसंख्या वाली जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो वो 10 वर्ष में होती है। इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से ये 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। अब आने वाले समय में 2031 में आपकी होगी जनगणना। तो 2011 से ही क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा हुआ श्रीलंका को भारत से अलग करता है। यानी पाक जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ मलक्का जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ बेरिंग जलडमरू मध्य। यानी श्रीलंका को भारत से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो वो है आपका पाक जलडमरू मध्य। यानी ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर लिखा हुआ है तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है। पहला लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ कर्नाटक, फिर लिखा है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं आपके ज्योग्राफी में और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और लेवल भी उनका टफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। पहला लिखा हुआ है फॉकलैंड धारा, फिर लिखा हुआ है कैनरी धारा, फिर लिखा हुआ है लेब्राडोर धारा, फिर लिखा हुआ है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म धारा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर लिखा हुआ है पृथ्वी का केंद्र भाग, यानी जिसको कोर कह सकते हो आप, मुख्य रूप से, फिर ब्लैंक दिया, से निर्मित है। यानी जो पृथ्वी का केंद्र भाग है वो किससे निर्मित है। पहला लिखा है निकिल और सिलिका से, फिर लिखा हुआ निकिल और लोहा से, फिर लिखा हुआ सिलिका और मैग्नीशियम से, फिर लिखा हुआ सिलिका और एल्यूमिनियम से। तो अब ध्यान दो, पृथ्वी का केंद्र भाग पूछा है तो केंद्र भाग में आपका लोहा और निकिल है। यानी लोहा और निकिल से पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 69 नंबर में 2011 से जनगणना से रिलेटेड वही हम बात बार बार बोल रहे हैं
कि जब भी जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आएगा वो आपका 2011 से ही होगा। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, यानी वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम। पहला लिखा है हुआ है दिल्ली, फिर लिखा है चंडीगढ़, फिर लिखा है लक्षद्वीप और फिर लिखा है दमन और दीव। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा हुआ है भारतीय जनगणना आमतौर पर हर, फिर खालिस्तान बात की जाती, वही क्वेश्चन आ गया। अभी हमने आपको बताया कि जो भारतीय जनगणना है आमतौर पर 10 वर्ष में होती है, यानी 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई और उसके बाद में 2021 में होनी थी। लॉकडाउन या कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई, अब आपकी 2031 में हो गया। पहला कह रहा है वही क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर हर बात की जाती है, यानी कितने वर्ष बाद। देखो पहला लिखा 4 वर्ष, गलत हो जाएगा, फिर 7 वर्ष, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगली स्लाइड में होंगे, देखते हैं। अगला लिखा गया है 10 वर्ष, फिर लिखा है 5 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी 10 वर्ष। हर 10 वर्ष में भारत में जनसंख्या की जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास के अंतर्गत है या किस रेंज के अंतर्गत। पहला क्या लिखा हुआ है ऑप्शन, पहला लिखा है 50% से 55%, फिर लिखा हुआ 30% से 35%, फिर लिखा हुआ 70% से 75% और फिर लिखा है 90% से 95%। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज की। तो भारत की अगर केवल पूछे तो पूरे भारत की हो जाएगी 70 से 75%। ये पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी राज्य की पूछेगी कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब आपका हो जाएगा केरल, और पूछा जाए किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तब हो जाएगा आपका बिहार। ये 2 वर्ड और आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में। अगर पूरे भारत का परसेंटेज पूछे तो 70 से 75%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह फिर खालिस्तान दिया प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, यानी पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन आपसे ये है, पहला लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 6 और फिर लिखा हुआ है 2। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी 3। यानी पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को 3 प्रकार में या 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा है यमुना, फिर लिखा है गंगा, फिर लिखा है सिंधु और फिर लिखा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गंगा। कहने का मतलब समझो, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो गंगा नदी है आपकी, वो आपकी उत्तराखंड से नहीं निकलती, यानी हिमालय से नहीं निकलती है। समझना क्या है आपको, ये नदी ऊपर से निकलती है। तो आपका एक स्थान है देवप्रयाग, ध्यान दो जरा। देवप्रयाग जो स्थान है, यहाँ पर आपकी 2 नदियाँ मिलती हैं आके। वो कौन कौन सी हैं, एक है आपकी अलकनंदा, कौन सी नदी, अलकनंदा, और एक यही भागीरथी। यानी भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में आकर, और वहीं से ये दोनों जब मिल जाती हैं, वहीं देवप्रयाग से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। कह रहा उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं, और मिलने की वजह से यहीं पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है, यानी गंगा का उद्गम वहीं से होता है। इसी वजह से पूछा गया कौन से उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी नदी है, वो है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। पहला लिखा है बिजली, फिर लिखा है भूमि सुधार, फिर लिखा है खेतों का आकार, फिर लिखा है भूधृति। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो वो है आपका बिजली। बिजली कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं, बाकी भूमि सुधार, खेतों का आकार, भूधृति, ये तीनों हो जाएंगे। खुद समझो आप, बिजली का खेती में कोई खास काम नहीं। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। कारक पर भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। यानी मेट्रो शहर आपसे पूछा गया, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला किसकी जनगणना के अनुसार 2011 की। पहला लिखा है मुंबई, फिर लिखा है चेन्नई, फिर लिखा है दिल्ली और फिर लिखा है बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा यानी दिल्ली। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कह रहा कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है, वो हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर लिखा हुआ नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि फिर खालिस्तान के ऊपर उत्पन्न होता है। पहले लिखा हुआ जापान सागर, फिर लिखा हुआ कैस्पियन सागर, फिर लिखा हुआ अंडमान सागर, फिर लिखा है प्रशांत सागर या प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी अंडमान सागर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कीजिए तब आपको पूरा पॉइंट समझ में आएगा। कह रहा नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। पहला लिखा सिक्किम, फिर लिखा छत्तीसगढ़, फिर लिखा केरल और फिर लिखा बिहार। तो सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की। और सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगी यूपी की। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल, सबसे कम साक्षरता दर बिहार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। यानी वो कौन सी नदी है जो नेपाल हिमालय से निकलती है। पहला लिखा है चिनाब, फिर लिखा है घाघरा, फिर लिखा है बेतवा और फिर लिखा है चंबल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी घाघरा। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, वो है आपकी घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर लिखा हुआ मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है। फिर से पढ़ लो समझने के लिए क्वेश्चन। कह रहा है मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें अनेक उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में विवरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है। पहले लिखा है जनसांख्यिकी डेमोग्राफी, फिर लिखा आशुलिपि स्टेनोग्राफी, फिर लिखा नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी, फिर लिखा हुआ स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका जनसांख्यिकी डेमोग्राफी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन लिखा हुआ पहला लिखा मुंबई, फिर लिखा दिल्ली, फिर लिखा चेन्नई, फिर लिखा कोलकाता और ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यानी मुंबई। सबसे ज़्यादा वाला पूछा, ये ध्यान देना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया 80 क्वेश्चन और ये था आपका पार्ट 4। यानी पार्ट 4 में हम लोगों ने 80 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करती है और उस मोटिवेशन से ही हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का और जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ 80 नंबर तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में 81 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।